जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 2 को आज हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सभी इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबका 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स हमने टेस्ट 1 करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे हों चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको वीकली टेस्ट सीरीज चल रहा है खान ग्लोबल स्टडीज में खान सर के द्वारा, जिसमें देखिए टेस्ट 1 मैंने करवा दिया है जो 7 फरवरी को हुआ था। और यहाँ फ्रेंड्स टेस्ट 2 मैंने आज करवा रहा हूँ, टेस्ट 2 असेट आज करवा रहा हूँ। यहाँ पे 8 फरवरी को हुआ था। इसके बाद देखिए टेस्ट सीरीज जो आएगा फ्रेंड्स वो 14 फरवरी को आएगा। ठीक है, आज है 13 फरवरी। तो जैसे ही सेट आपको आएगा फ्रेंड्स खान सर के द्वारा करवाया जाएगा, उसके बाद ये आपको इस चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, विथ PDF। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट 2 को आज हम लोग देख रहे हैं जो 8 फरवरी को किया गया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग टेस्ट नंबर 2 को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स टेस्ट नंबर 2 है, वीकली टेस्ट चल रहा है और बिहार दरोगा मेंस के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पे विचार करना है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि महाद्वीपीय ढाल आपको महासागर का वह हिस्सा है जो सबसे अधिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि महाद्वीपीय ढाल का महासागर का वह हिस्सा है जो सबसे अधिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। तो महाद्वीपीय ढाल फ्रेंड्स नहीं हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, याद रखिए महाद्वीपीय मग्न तट जो हो जाएगा सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये महाद्वीपीय ढाल नहीं हो जाएगा बल्कि महाद्वीपीय मग्न तट हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगाध मैदान में अवसादी निक्षेपों की कमी होती है क्योंकि यहाँ महासागर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि याद रखिए आपको अगाध मैदान जो है पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्र है। ठीक है, और इनका समतल होना ही इस बात का प्रमाण है कि इन पर अवसादों की मोटी परत जमी हुई है। ठीक है, तो ये सबसे गहरे हिस्से नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए क्या कर रहा है। थर्ड नंबर कथन पढ़ते हैं कि समुद्री कंदराएं आपको अक्सर बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए समुद्री कंदराएं गहरी घाटियाँ होती है, ये अक्सर बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाई जाती है। तो ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बताना है कि कौन सा उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। कौन सा, तो कथन 3 नंबर सही हो जाएगा जो ऊपर दिया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में नहीं है। तो हो जाएगा खासी जनजाति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। याद रखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ये कि खासी जनजाति जो है फ्रेंड्स ये क्या है, खासी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। और ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में नहीं आते हैं बल्कि यह एक विकसित अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स ये नागालैंड हो जाएगा। याद रखिएगा कि फ्रेंड्स जनगणना 2011 के इतिहास में नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे फ्रेंड्स जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 10 की वृद्धि दर आपको 0.58% आपको क्या रहा, ऋणात्मक रहा, ऋणात्मक दर्ज की गई है। कहाँ पे, तो नागालैंड में। ठीक है ना, और ये भी फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 2001 की जनगणना में नागालैंड की वृद्धि दर बहुत ही असामान्य रूप से अधिक यानी 64.53% दिखाई दी गई थी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न
इग्मो पर विचार कीजिए। यहाँ पे स्थल दिया हुआ है और क्षेत्र या देश दिया हुआ है, मैच कराना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे यहाँ जो पोर्ट सूडान है, आपको इसको मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ का लाल सागर तट दिया हुआ है सूडान के। तो ठीक है, इसमें आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे राफा क्रॉसिंग, मिस्र और गाजा सीमा और होर्मुज जल डमरू मध्य कह रहा है कि कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी। यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुलेमित है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म जो है, ठीक है, आपको सही सुलेमित है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे पोर्ट सूडान जो है लाल सागर तट सूडान में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राफा क्रॉसिंग मिस्र और गाजा सीमा पे है, बिल्कुल सही है। लेकिन होमरुज जल डमरू मध्य जो है कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी में है, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे सही पूछ रहा है ना, तो सही क्या हो जाएगा, दो युग्म है, सही है। पहला कथन, पहला और दूसरा सही हो जाएंगे, तीसरा गलत क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यहाँ देखिए 3rd नंबर के गलत हुआ है। देखिए होमरुज जल डमरू मध्य जो है कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी में नहीं है। ठीक है, याद रखिए कि आपको होमरुज जलमंडू जो हो जाएगा, होमरुज जल डमरू जो होता है फ्रेंड्स, ये राइट हो जाएगा आपको। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच जोड़ता है। ठीक है, ना कि कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी। यहाँ पे होमरुज जल डमरू मध्य जो है वो किसको जोड़ता है, याद रखिएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो यहाँ पे 3rd नंबर गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं आज हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एशियाई बब्बर शेर की दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि एशियाई बब्बर शेर का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई बब्बर शेर का एकमात्र बचा हुआ प्राकृतिक आवास है। ठीक है, यानी नेचुरल हैबिटेट्स है। अफ्रीका के बाहर शेरों की यह एकमात्र आबादी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गिर का बात आ रहा है, तो गिर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इससे संबंधित है कि फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपको गिर जो है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ठीक है, याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्थापना हुआ था 1936 में। और इसका पुराना नाम क्या है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का पुराना नाम हो जाएगा आपको हेली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। कौन सा, तो हेली नेशनल पार्क पुराना नाम है किसका, तो जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड का। ठीक है, और ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल कुंचिकल किस नदी पे स्थित है। तो याद रखिएगा कुंचिकल हो जाएगा बराही नदी पे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आपको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको कुंचिकल किस नदी पे है, तो वराही नदी पे, याद रखिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो कुल ऊंचाई हो जाएगा 455 मीटर। फीट का बात करें तो 1493 फीट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की प्रमुख नदियों और उनके संगम स्थलों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग जो हो जाएगा वो मंदाकिनी और अलकनंदा, और विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा। ठीक है, तो इसको देखना है कि आप पूछ रहा है कि उपयुक्त युग में से कितने सही सुलेमित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो हो जाएगा आपको सभी तीनों, ठीक है, सभी 3 सुलेमित है फ्रेंड्स। ठीक है ना, याद रखिएगा। और संगम जो स्थल है देवप्रयाग, ये भागीरथी और अलकनंदा नदी पे है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा पे। ठीक है, और विष्णुप्रयाग
आपको धौली गंगा और अलकनंदा। ठीक है, तीनों क्या हो जाएंगे आपको सही सुमिलित हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में आपको निच्छालन, ठीक है, क्या कर रहा है निच्छालन निच्छालन की प्रक्रिया में किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा ये आपको लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निच्छालन की प्रक्रिया से लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना। याद रखिए कि प्रोसेस क्या होता है इसका। तो अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह से सिलिका और चूना पानी के साथ बहकर नीचे चले जाते हैं, जबकि लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड ऊपर ही बच जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बनता है, आपको याद रखिएगा। आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, और फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि काजू के खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक आपको उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि काजू के खेती के लिए कौन सी मिट्टी आपको सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। भारत अपनी कोबाल्ट और निकेल की 100% ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। बिल्कुल सही है। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का उद्देश्य विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की खनन संपत्तियों का अधिग्रहण करना है। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, कथन 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 10 नंबर। उसके बाद देखिए 10 नंबर कह रहा है कि एवरानाम, ठीक है, यवनराम से संबंधित परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन का सही उपकरण है। कह रहा है कि याद रखिए यवनारंभ, ठीक है, पॉवर्टी के संबंधित परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन का सही युग्म कौन सा है। किसके लिए। तो यवनारंभ के लिए। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। याद रखिए कि यौनारंभ के दौरान शरीर में होने वाले शारीरिक और लैंगिक परिवर्तनों के लिए मुख्य रूप से नर में क्या होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, और मादा में कौन सा जिम्मेदार होता है। तो एस्ट्रोजन होता है। याद रखिए फ्रेंड्स जो नर में आपको दाढ़ी और मूछ आना इसी हार्मोन के कारण होता है। किसके हार्मोन से। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही नर पे दाढ़ी और मूछ आते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिए कह रहा है कि अभिकथन एक कह रहा है कि विभिन्नताएं किसी स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। और कारण आर कह रहा है आपसे कि यदि किसी समष्टि के निकेत में उग्र परिवर्तन जैसे ताप बढ़ना आते हैं तो समूल विनाश से बचने के लिए कुछ विभिन्नता वाले जीवों की जीवित रहने की संभावना होती है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। तो 11 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखिए कह रहा है कि परितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ जैसे कार्बन नाइट्रोजन के प्रवाह में मौलिक अंतर क्या होता है। ठीक है। याद रखिएगा मौलिक जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। आपको ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है जबकि पदार्थों का प्रवाह चक्रीय होता है। ठीक है ना। तो यही अंतर होता है आपको परितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह में एक मौलिक अंतर है। ठीक है। मौलिक अंतर यही हो जाएगा कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है जबकि पदार्थों का
प्रवाह होता है जो चक्रीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इकोसिस्टम यानी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आपको हमेशा एक दिशिक होता है। ठीक है, और जबकि पदार्थों में यह चक्रीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 13। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला कथन कि भारतीय संविधान में समाजवाद को सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे याद रखिए ये कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय आशय आय, परिस्थिति और जीवन स्तर में असमानता को दूर करना तथा श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन कथन बी जो है वो कथन 2 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का केवल 2 सही है। ठीक है, कथन केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे पहला कथन इसलिए गलत हुआ है, इससे कारण भी जान लीजिए। तो पहला कथन इसलिए गलत हुआ है क्योंकि याद रखना है कि भारतीय संविधान में समाजवाद का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, लेकिन संविधान में इसे कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसकी परिभाषा मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों से स्पष्ट हुई है। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए कथन सेकेंड जो है सही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने DS नकारा बनाम भारत संघ जो 1983 में हुआ था के मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय समाज का उद्देश्य आय, परिस्थिति, ठीक है, और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना तथा श्रमजीवी लोगों को विशिष्ट जीवन स्तर प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कुछ राज्य हेतु विशेष उपबंध के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन जो कह रहा है कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 371 से 371 जे तक 12 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 371 से 371 जे तक आपको भारत के 12 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कथन 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए हमें थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है यहाँ पे कि 1975 में 36वें संविधान अधिनियम 1975 में 36वें संविधान अधिनियम ने असम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। याद रखिए राइट क्या हो जाएगा कि आपको 1975 के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को, ठीक है, ये असम गलत हो जाएगा, असम नहीं होगा यहाँ पे, सिक्किम रहता सही हो जाता फ्रेंड्स। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। कब? 1975 में 36वें संविधान अधिनियम के द्वारा असम को फ्रेंड्स नहीं, सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर कथन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल आपको 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी समितियाँ पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? याद रखना आपको सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और GL व्यास समिति। फ्रेंड्स पांचों का जो संबंध हो जाएगा वो समितियाँ पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सही पूछ रहा है आपसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सही पूछ रहा है, तो इनमें सभी का संबंध जो हो जाएगा वो याद रखना आपको कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है सभी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा कि निम्न में किस अनुच्छेद में
103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जोड़ा गया। चलिए, तो ये जोड़ा गया आपको 2019 में अनुच्छेद 15 6 आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 15 का छठा भाग आपको जोड़ा गया है। कब? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में। देखिए, इसका देख लेते हैं कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है, ठीक है। इसका पर्पस क्या था फ्रेंड्स? तो पर्पस याद रखिएगा, इसका पर्पस जो था, यह संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10%, याद रखिएगा, 10% जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलता है, आपको अधिनियम में जोड़ा गया है, ठीक है ना। ये आरक्षण का प्रावधान है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 में क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, केटी शाह ने, ठीक है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा केटी शाह का, ये कथन हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि ये प्रसिद्ध कथन जो है वो संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर केटी शाह, ठीक है, केटी शाह का है। उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा यानी सुविधा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये कथन किसका है? तो केटी शाह का है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो याद रखिएगा, ये आपको अनुच्छेद 245 तथा 246, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 11, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायिक शक्तियों, ठीक है, विधायी संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 245 और 246 शक्तियों को वितरण को विनियमित करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 245 क्या है? तो यह कानूनों के क्षेत्रीय विस्तार को तय करता है। संसद पूरे भारत के लिए और राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है, ये 245 में कहा गया है। अनुच्छेद 246 तक ये अनुच्छेद 246 हो जाएगा, यह कानूनों की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर को तय करता है। और इसी अनुच्छेद यानी 246 अनुच्छेद के तहत सातवीं अनुसूची की 3 श्रेणियां संघ, राज्य और समवर्ती का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इतना कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो यहाँ पे देखिए, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए करा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण का प्रावधान निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिससे लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों 2% सीटें यानी 11 सीटें प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा सही है, तो आपको 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संविधान के भाग 8 अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं, ठीक है, भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक भाषा है? तो याद रखिएगा, आपको बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में हिंदी के बाद बंगाली भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, ठीक है। याद रखना है आपको कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में हिंदी के बाद बंगाली भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे देखिए मिलान करना है, यहाँ पे सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। 21 नंबर का देखिएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है 21 मौलिक अधिकार जो हो जाएगा वो भाग 3 में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, याद रखना आपको,
यहाँ पे मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है, तो ये भाग 4 के ए में है। ठीक है, संघ किस में आ जाएगा, तो संघ आ जाएगा आपको भाग 5 में, और आपात उपबंध आपको भाग 18 में, 18 में, भाग 18 में आपको आपात उपबंध है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 1 4 3, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। ठीक है, समय पर हो, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंतरिक दलीय लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंतरिक दलीय लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि किसी राजनीतिक दल के अंदर निर्णय लेने की शक्ति और पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष और सचिव का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो, ना कि किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा थोपा जाए। ठीक है, इसका अंतर यही होता है, अर्थ यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी। ठीक है, तो कौन थी, तो नरसिंह दत्त थी। ठीक है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री वो नरसिंह दत्त थी। याद रखिए फ्रेंड्स कि नरसिंह दत्त 1929 से 1981 वो पहली फिल्म अभिनेत्री थी जिन्हें, ठीक है, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। ठीक है, याद रखिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नरसिंह दत्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। तो ये किसके द्वारा किया है, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको दिया गया है। याद रखना है कि भारत में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे कह रहा है कि दर्शन शास्त्र के संदर्भ में गलत सुमेलित युग को चुने। तो यहाँ पे 25 का हो जाएगा आपको मीमांसा दर्शन चबाक ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको गलत सुमेलित युग में। ठीक है, राइट क्या हो जाएगा कि मीमांसा दर्शन। याद रखिए मीमांसा दर्शन जो हो जाएगा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, यह प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे। ठीक है, याद रखिए आपको मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो हैं फ्रेंड्स वो चवाक नहीं है, बल्कि आपको महर्षि जैमिनी माने जाते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए हुए आपको, दोनों देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि इनके संस्थापक आपको मखली गोशाल थे, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि यह संप्रदाय आपको नियतिवाद में विश्वास करता था, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे। याद रखिए इसके संस्थापक मखली गोशाल थे, वे पहले भगवान महावीर यानी जैन धर्म के शिष्य थे। ठीक है, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने अलग होकर इस संप्रदाय की स्थापना की। किसका, आजीवक संप्रदाय की आपको स्थापना की, तो याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई, ठीक है, कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का संबंध किससे था। तो याद रखिएगा सड़कों का निर्माण और रख रखाव से था, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई, ठीक है, एग्रोनोमोई जिला स्तर के अधिकारी होते थे जिनका मुख्य कार्य था सड़कों का निर्माण, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शंस और उनका रख रखाव करना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि अकबर द्वारा स्थापित
इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इनका अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपको विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ दार्शनिक चर्चा करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अकबर ने 1575 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना, ठीक है, हाउस ऑफ वर्शिप बोलते हैं, हाउस ऑफ वर्शिप की स्थापना की थी, मतलब इबादत खाना की, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य विभिन्न धर्मों के विद्वानों को एक मंच पर लाना और धार्मिक या दार्शनिक सत्य की खोज करना था, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आपको बी राइट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः किस वर्ष लाया गया था? तो याद रखिएगा, ये लाया गया था 1679 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुगल बादशाह, देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी कट्टर इस्लामी नीतियों के तहत 1679 में गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया, ठीक है। देखिए मुगल बादशाह जो अकबर था वो 1564 में इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने उसे 115 वर्षों बाद पुनः लागू कर दिया, ठीक है। तो कब शुरू किया? तो याद रखिएगा 1679 में दोबारा आपको पुनः लगा दिया, ठीक है। औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः 1679 में लगा दिया गया है, ठीक है, 115 वर्षों बाद पुनः, ठीक है। चल और याद रखिएगा, और अब कब अकबर जो था वो कब खत्म किया था जजिया को? तब 1564 में समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 115 वर्ष बाद पुनः 1679 में फिर से इसको लागू कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि अकबर की मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जात पद मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन को दर्शाता है। जात, ठीक है, जात पद जो था वो मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन को दर्शाता था, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे आगे देखिए कह रहा है कि सवार पद उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये कथन भी आपको सत्य हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि आपको सवार पद उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मनसबदारी पद केवल वंशानुगत आधार पर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि याद रखिए मनसबदारी पर वंशानुगत नहीं था, ठीक है। मनसबदारों की नियुक्ति पदोन्नति और बर्खास्तगी का अधिकार केवल बादशाह के पास था, ठीक है। और मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और उसके बेटे को नहीं मिलता था, ठीक है। उसकी संपत्ति मनसबदार की मृत्यु के बाद, याद रखिए कि मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और पद उसके बेटे को नहीं मिलता था, बल्कि राज्य द्वारा जब्त किया जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। तो चलिए आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कूट में पूछ रहा है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं 31 नंबर। यहाँ कह रहा है कि शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उसने, पहला कथन कह रहा है कि उसने दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? आपको सत्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे आगे उसने भूमि माप के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया और उपज 1/3 भाग लगान के रूप में निर्धारित किया। तो ये भी सत्य हो जाएगा शेर शाह सूरी के बारे में। उसके बाद देखिए कह रहा है 3rd नंबर कि उसने सिक्कों पर अपना नाम केवल फारसी लिपि में अंकित करवाया था। ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। याद रखिए कि शेर शाह के सिक्कों पर उनका नाम केवल फारसी में नहीं था, उनके जन सामान्य की सुविधा के लिए सिक्कों पर अपना नाम फारसी यानी अरबी लिपि के साथ साथ देवनागरी लिपि यानी हिंदी में भी अंकित करवाया था, और यह उसकी धर्म निरपेक्ष की सोच को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd नंबर गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 केवल सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद 32 देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विभागों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है।
तो यहाँ पे देखिए पहला कथन जो कह रहा है आपके सामने कि दीवान ए बिराजत का संबंध राजस्व और वित्त विभाग से था, जिसका प्रमुख वजीर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, दीवान ए अर्ज आपको एक सैन्य विभाग था, लेकिन इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीवान ए कजा ए मुँह मालिक न्याय विभाग था, जिसका प्रमुख काजी होता था। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर कथन ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 33 नंबर कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कथन कि उसे क्रांति का पुत्र और क्रांति का हंता दोनों कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपको ये कथन जो है पूर्णतः सत्य है। ठीक है, और देखिए उसके बाद कह रहा है कि ट्रैफलगर का युद्ध 1805 में नेपोलियन ने ब्रिटेन की नौसेना को पराजित किया था। तो फ्रेंड्स 2 नंबर कथन जो हो जाएगा वो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैफलगर। ठीक है, ट्रैफलगर का युद्ध 1805 में नेपोलियन की हार का कारण बना, ना कि जीत का। यहाँ पे कह रहा है कि जीत गया था नेपोलियन ने जीत हासिल किया, लेकिन फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। इस युद्ध में आपको नेपोलियन का हार हुई। ठीक है, नेपोलियन पराजित हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की अंतिम हार हुई। ठीक है, यहाँ पे ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए 18 जून 1815 को बेल्जियम में हुई वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की अंतिम और निर्णायक हार हुई। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कौन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 34 नंबर 1917 की रूसी क्रांति के दौरान आपको कह रहा है यहाँ पे बोल्शेविकों के क्रांति और बोल्शेविकों के शांति, भूमि और रोटी यानी पीस, लैंड एंड ब्रेड के नारे का वास्तविक प्रभाव क्या था, बताना आपको। तो वास्तविक प्रभाव कारण क्या था, तो आपको इसने किसानों और सैनिकों को बोल्शेविकों के पक्ष में लामबंद कर दिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए व्लादिमीर लेनिन ने का यह नारा था कि शांति, भूमि और रोटी। ठीक है, रूसी जनता की 3 सबसे बड़ी जरूरतों को संबंधित करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 35 नंबर कह रहा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। देखिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि इसने भारत के लिए, कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि इसने भारत के लिए त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला जो ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। इसने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था। फ्रेंड्स सेकेंड नंबर कथन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर लिया, स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर लिया। थर्ड कह रहा है कि मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेपफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कौन सही है, तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यहाँ 36 नंबर स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते कहते हैं, पहला कथन कि इसमें पहली बार महिलाओं ने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर धरनों में भाग लिया। तो यहाँ पहला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में बंगाल के किसानों ने इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी निभाई थी। सेकेंड नंबर कथन गलत हो जाएगा।
याद रखिए फ्रेंड्स कि स्वदेशी आंदोलन की एक मुख्य कमजोरी थी कि यह किसानों को बड़े पैमाने पर लामबंद किया गया था। ठीक है, लामबंद करने में असफल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि याद रखिए कि बंगाल के किसानों ने इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी निभाई। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको स्वदेशी आंदोलन की एक मुख्य कमजोरी यह थी कि किसानों में को बड़े पैमाने पर लाम बंद करने में असफल रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और थर्ड देखिए, बारिसाल में अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति के माध्यम से जनमत जुटाया। थर्ड नंबर जो कथन हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। याद रखिए कि बारिसाल के एक स्कूल अध्यापक अश्वनी कुमार दत्त ने इस आंदोलन में अद्वितीय भूमिका निभाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। तो वन और थर्ड सही हो जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कौन सही है कथन, तो वन और थर्ड सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 37 नंबर कथन ए कह रहा है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और कथन आर कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस के विचार का विरोध किया था। तो 37 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, कथन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको कथन ए गलत हो जाएगा पर आर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कथन ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सी हो जाएगा। ए गलत है और आर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार से देखते हैं कथन ए गलत क्यों है। तो याद रखिएगा असत्य है कथन ए, क्योंकि 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए आपको औपनिवेशिक स्वराज, ठीक है, यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ना कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी, बल्कि आपको औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। तो ये कथन गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत के सिद्धांत, ठीक है, व्यापगत के सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही कालानुक्रमिक कर्म क्या है, सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, इसको खोजना है। तो 38 नंबर क्या हो जाएगा, पहले सतारा हो जाएगा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, इसने वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को सीमित कर दिया। एक आपको कथन गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि असत्य क्यों है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों को सीमित नहीं किया, बल्कि इसने भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 40 नंबर कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों का एक अभिकथन और आकरण दिया। अभिकथन फर्स्ट देखते हैं कि मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा का श्रवण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। और करण आर कह रहा है कि श्लेष्मा समान परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक अस्तर, ठीक है, आंतरिक अस्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं और अतः आर ए का सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लिया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे चलिए 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 41 का देखिए यहाँ पे कथन फर्स्ट कर रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत में भारी मशीनरी क्षेत्र में एक मजबूत विनिर्माण आधार था। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कथन जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कथन सेकेंड कर रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के आधुनिक औद्योगिक आधार के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको कथन एक गलत है लेकिन सेकेंड कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए।
कथन ये कह रहा है कि प्राथमिक आंकड़े पहली बार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्वयं स्वयं अन्वेषक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। ठीक है। और कथन सेकेंड कह रहा है कि यदि किसी शोधकर्ता अपनी गणना के लिए भारत की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करता है तो वे उसके लिए द्वितीय आंकड़े कहलाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयोग में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो 42 नंबर का याद रखिएगा, दोनों कथन जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग, 43 नंबर देखते हैं। कथन ये कह रहा है कि वैश्वीकरण से विदेशी कंपनियों का प्रवेश बढ़ा। बिल्कुल सही है। व्यापार प्रतिबंधों में कमी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हो गया। फ्रेंड्स ये भी सही है, यानी हो जाएगा फ्रेंड्स ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, फेलिक्स होपोएट। ठीक है, फेलिक्स होपोएट बैगनी पीस प्राइज का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेलिक्स होपोएट बैगनी पीस प्राइज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि भूमि सुधार मुख्य रूप से किससे संबंधित है। भूमि सुधार मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका संबंध हो जाएगा जमींदार प्रथा का उन्मूलन से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से इसका संबंध हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से बिहार के किन व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, तो 46 नंबर के याद रखिएगा, हो जाएगा आपको श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, और आपको डॉक्टर सचिनानंद सिंह को। इनको आपको बिहार के इन दो व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, देख लेते हैं पहले, यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड को आपको नहीं मिला है आपको भारत रत्न। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री है, और डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, ये आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है इनको। ठीक है, अब तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है इन दो व्यक्तियों को। ठीक है, बिहार के हैं। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह देखिए जिन्हें बिहार के श्री कृष्ण सिंह को आपको बिहार केसरी कहा जाता है। वे आधुनिक बिहार के शिल्पकार थे और जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन अब तक उनको भारत रत्न नहीं मिला है। और डॉक्टर सचिनानंद सिंह का देखिए, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और बिहार को बंगाल से अलग करवाने में इनका बड़ा हाथ था। इन्हें भी अभी तक सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए दो आदमी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है, दोनों आदमी बिहार के हैं। ठीक है, उसके बाद देख लें 47 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थी, तो रेखा मनहर लाल दोषित। ठीक है, रेखा मनहर लाल दोषित थी, याद रखिएगा। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के इतिहास में मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दीक्षित थी। ठीक है, उन्होंने 2010 में पदभार संभाला था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं कि बिहार में पाल कला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पाल कला, पहला कथन पढ़ते हैं कि पाल कला की मूर्तियों मुख्य रूप से काले बेसाल्टी पत्थर और कांसे से बनी होती थी। बिल्कुल सही है। यह कला शैली हिंदू धर्म से प्रेरित थी, जिसमें शिव और विष्णु की मूर्तियों का प्रधानता थी। फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, याद रखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे एक कला जो थे फ्रेंड्स, याद रखना है आपको पाल राजा परम सौगात जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कहलाते थे। ठीक है, इस कला का केंद्र नालंदा विक्रमशिला और आदित्यपुरी महाविहार था, और इस धार्मिक सहिष्णुता के कारण हिंदू देवताओं विष्णु, सूर्य और उमा महेश्वर की मूर्ति बनी थी, ना कि आपको शिव और विष्णु की थी लेकिन शिव की नहीं थी।
तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि धीमन और उनके पुत्र विठल पाल इस कला के प्रसिद्ध कांस्य मूर्तिकार थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि पाल शैली की चित्रकला में तांत्रिक कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी आपको पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कथन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा, सेकेंड गलत हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 49 देखिए, यहाँ पे 49 कह रहा है कि सही युग्म की पहचान करें। ठीक है, बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पे है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मंडल डैम परियोजना उत्तरी कोयल नदी पे है, उत्तरी कोयल नदी पे, बिल्कुल सही है। डगमरा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पे है, ये भी सही है। यानी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपको उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कि निम्न में असत्य विकल्प का चयन करें। तो असत्य जो हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिए, इसका हो जाएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, बिल्कुल सही है। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत 11.3% है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूर्णिया, ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि देखिए सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला वृद्धि दर मधेपुरा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर कथन गलत इसलिए हो जाएगा, याद रखना है कि फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है, वाला जिला मुंगेर है। ठीक है, जहाँ पे 1000 पुरुष पर केवल 876 महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्णिया नहीं होगा बल्कि मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है बिहार का पहला जैविक ग्राम केड़िया, ठीक है, केड़िया किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा केड़िया जो पड़ेगा ये आपको जमुई जिला में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला जैविक ग्राम केड़िया, केड़िया जो जमुई जिले में बरहट प्रखंड, कौन सा, तो याद रखिएगा बरहट प्रखंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ किसानों ने रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर पर पूरी तरह त्याग कर दिया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विकल्प में से असत्य युग्म की पहचान करें। तो असत्य कथन कौन हो जाएगा? तो इसमें कांटी बिजली परियोजना मुजफ्फरपुर सही है, कहलगांव सुपर थर्मल पावर भागलपुर सही है, नवीन नगर विद्युत परियोजना निगम औरंगाबाद बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें तीनों सही सुलभित है, तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई कथन असत्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 53 चलते हैं। कह रहा है कि कथनों में विचार करना है। ठीक है, 53 नंबर पर विचार करना है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 बानू मुश्ताक को हार्ट लैम हेतु प्राप्त हुआ है। तो ये कथन जो हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है, ना कि 2024। ठीक है, याद रखिएगा कि बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ना कि 2024 से। ठीक है, हार्ट लैम मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल सही है। हार्ट लैम पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह रहा है ना फ्रेंड्स कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। देखिए 54 नंबर कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का मुख्य आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो याद रखिएगा बिहार के मधुबनी जिला में हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर मुख्य राष्ट्रीय समारोह का आयोजन बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड की लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में किया गया है। यह इतिहास में पहली बार था जब प्रधानमंत्री ने किसी गांव में सीधे देश भर की पंचायतों को संबोधित किया। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा मधुबनी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। 55 नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आवर लिविंग
कॉन्स्टिट्यूशंस पुस्तक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी नमजा हेमतुल्ला के द्वारा लिखा गया है, सही है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम फल्ली एस नरीमन के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जीविका जीविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण ग्रामीण गरीबों को कम करना और आजीविका बढ़ाना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि पहलगाम आतंकी हमला किस तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा, ये 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है, 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। याद रखिए फ्रेंड्स, बता देते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम यानी बैसरन घाटी में पर्यटकों पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 से अधिक निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके कदम उठाते हुए भारत ने आपको ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक आपको इसमें फ्रेंड्स भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया गया था पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत सारे नक्सली घरों को वहाँ पे तबाह कर दिया गया भारत की तरफ से, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, बैसरन घाटी ये हमला जो हुआ था वो आपको बैसरन घाटी में हुआ था, जिसको हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 58 नंबर का देखिए, आपको एक साइड नृत्य दिया हुआ है और दूसरा साइड राज्य को मैच करना है। 50 नंबर या 58 नंबर का याद रखिएगा, आपको हो जाएगा लाई हरोबा। लाई हरोबा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ठीक है, कहाँ का नृत्य है? तो मणिपुर का। कड़गम कहाँ का है? कड़गम जो हो जाएगा, याद रखना है आपको, तमिलनाडु का ये नृत्य हो जाएगा। तेंदोंग फाट कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा, ये आपको सिक्किम का हो जाएगा। और चिराव कहाँ का है? चिराव का तो पता है फ्रेंड्स, आपको मिजोरम का हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहे हैं यहाँ पे, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो कौन था फ्रेंड्स? तो लूना 9 था, याद रखिएगा। लूना 9 जो था वो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, और याद रखिए फ्रेंड्स, उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान सोवियत संघ का कौन से देश का था? तो सोवियत संघ का था लूना 9। ठीक है, जिसको 3 फरवरी 1966 को चंद्रमा के तूफान के महासागर, ठीक है, क्षेत्र में लैंडिंग की थी। ठीक है, तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त नहीं है भाषा? कौन सी राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है? तो याद रखिएगा, जर्मन जो है भाषा वो मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की, याद रखिएगा। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के कामकाज में केवल 6 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कौन कौन 6 भाषा है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है, चीनी है और अरबी है। ठीक है, इन्हीं 6 भाषाओं को आपको मान्यता प्राप्त है, इसमें जर्मन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड, नाटो का जो पूर्ण रूप होता है नाटो का, वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेस्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, आपको नाटो का पूर्ण रूप हो जाएगा हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है ना, याद रखना है कि इसका स्थापना का क्या कारण था? नाटो का आने का कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश ने एक सैन्य गुट बनाया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिए नाटो का आपको स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है,
और सदस्य देश कौन सा है, कितने हैं सदस्य देश, तो 32 सदस्य देश है नाटो में। ठीक है, स्वीडन नया सदस्य देश बना है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा, तो स्वीडन इसमें नया सदस्य देश बना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे हैं यहाँ पे कि जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि देश के आम लोगों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाले जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक, यहाँ पे देखिए आगे कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का तकनीकी अर्थ क्या है आपको बताना है। देखिए 63 नंबर का हो जाएगा ना, इसका आपको तकनीकी अर्थ जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात में हीरे की अपेक्षा 2.42 गुना अधिक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक यह दर्शाता है कि निर्वात की तुलना में उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी कम हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना अधिक है। ठीक है, इसलिए हीरा बहुत चमकता है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल बहुत धीमी हो जाती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मानव नेत्र के भागों और उनके कार्यों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है और ध्यान देते हैं। पहला मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स देखने के लिए। यहाँ देखिए पहला कह रहा है परितारिका, यानी इसको आइरिस बोलते हैं। इसका संबंध हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा, तो परितारिका। आइरिस जो होता है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए का ए नंबर हो जाएगा। और दृष्टिपटल देखिए, दृष्टिपटल को देखना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये हो जाएगा, इसको देख लेते हैं एक बार। दृष्टिपटल का देखिएगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स कि प्रकाश को संवेदित कर विद्युत संकेतन उत्पन्न करता है। तो बी का सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे पक्ष माभी परिसिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपको अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करती है। और पुतली का क्या हो जाएगा, परितारिका का छिद्र को प्रकाश का मार्ग है। परितारिका का छिद्र जो प्रकाश का मार्ग होता है उसके हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी का कार्य समझ गए, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए 65 नंबर की विद्युत धारा और परिपथ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि विद्युत धारा को इकाई समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र से प्रभावित होने वाले आवेश के परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। उसको लेकर कह रहे हैं परिपथों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। एक गलत हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आपको ऋणात्मक से धन की ओर होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा पारंपरिक रूप से विपरीत, यानी उसका उल्टा, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की मानी जाती है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड है। 1 कूलाम आवेश की प्रवाह होती है। 1 एम्पियर इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 1C/1S, तो यहाँ सही हो जाएगा। तो राइट आंसर देखा जाए इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्युत चुम्बक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रबलता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो याद रखना है आपको परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण पर, परिनालिका में फेरों की संख्या पर और क्रोड के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, यानी जैसे नरम लोहा पर। तो तीनों सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 सभी सही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम राइट हैंड थम्स रूल का उपयोग किसकी दशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, ए धारावाहिक चालकों के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे कि वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण, ठीक है, यानी रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का वरीयता क्यों दी जाती है? तो याद रखिएगा आपको क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और कह रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनका दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ व्यू बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये गलत हो जाएगा, सेकेंड नंबर, 1 और 3 सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए 2 नंबर क्यों गलत हो जाएगा, यह बीम का बड़ा यानी आवर्धित प्रतिबिंब दर्शाते हैं, ये गलत हो जाएंगे। याद रखिए यह बीम का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ना कि बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कथन 1 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, देखिए यहाँ पे 69 नंबर अभी कथन ए कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता हुआ देखा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा ये सही हो जाएगा। और कारण आर कह रहा है कि यह वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा आर इसलिए गलत है कि मैग्नीशियम के जलने का, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कारण आर देखते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम के जलने का मुख्य कारण वायु में उपस्थित आपको नाइट्रोजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। O2 के साथ अभिक्रिया करता है, ना कि नाइट्रोजन के साथ। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 70 करा कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है? 70 नंबर का याद रखिएगा आपको जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु होते हैं, एक गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं, ना कि 5 होते हैं। क्या जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं, ना कि 5 होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अभिकथन ये कह रहा है कि जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वो दूधिया हो जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में गैस प्रवाहित करने पर वह पुनः रंगहीन हो जाता है। और कारण आर कह रहा है कि चूने का पानी CO2 से क्रिया करके पहले अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो बाद में अधिक CO2 और जल के साथ क्रिया करके यह विलेय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है। 71 नंबर का याद रखिएगा ए और बी दोनों सही है। कथन ए और आर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मिश्र धातु यानी एलॉय के संघटकों का गलत मिलान करना है, गलत मिलान चुने। फ्रेंड्स एक गलत है तो गलत को हम लोग को पहचान करना है। 72 नंबर का याद रखिएगा जो अमलगम जो होता है, अमलगम ये लोहा और पारा का मिश्रण होता है, ये आपको गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। अलंगम क्या है, अमलगम क्या होता है फ्रेंड्स, तो अलंगम होता है, याद रखिएगा, या पारा, ठीक है। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर जो मिश्र धातु बनाता है उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं, याद रखिएगा अमलगम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलंगम लोहा पारा का होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पारा और थी मरकरी और आपको देखना है यहाँ पे लोहा प्लेटिनियम टंगस्टन और टैंटलम पारे के साथ अलंगम नहीं होते हैं, ठीक है। यही कारण है कि आपको पारे मरकरी को लोहे के बर्तनों में रखा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोहा और पारा का नहीं होता है, किसका होता है, मरकरी और Hg का होता है, ठीक है। किसका होता है, यहाँ पर ध्यान देना है, लोहा प्लेटिनम टंगस्टन और टैंटलम पारे के साथ अलंगम नहीं करता है, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग पारे को लोहे के बर्तनों में रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में असत्य कथन का चुने, ठीक है। 73 नंबर का हो जाएगा
इनका अपघटन जीवाणु अथवा मृत जीवियों द्वारा आसानी से हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन का गलत आपको सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए 74 नंबर कि मानव हृदय में, आपसे कह रहा है यहाँ पे ध्यान देना है कि मानव हृदय में रुधिर परिसंचरण के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि मानव हृदय में रुधिर परिसंचरण के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय के बाएं अलिंद में आता है। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब बायां अलिंद संकुचित होता है तो रुधिर बाएं निलय में स्थानांतरित होता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति पतली होती है क्योंकि उन्हें केवल पास के अंगों में रक्त भेजना होता है। एक गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, सही कूट को पहचान करना है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने के कार्य को निम्न में किसका होता है। रंध्रों को खुलने और बंद होने का कार्य निम्न में किसका होता है। तो याद रखिएगा ये होता है आपको किसका होता है, तो ये द्वार कोशिकाएं के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा गार्ड सेल के द्वारा। ये आपको खुलना और बंद होने का कार्य आपको द्वार कोशिकाएं करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। याद रखिए फ्रेंड्स कि रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल के कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है ना। प्रक्रिया जान लीजिए, जब जल द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है तो वो फूल हो जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। जब जल बाहर निकलता है तो वो सिकुड़ जाती है और छिद्र बंद हो जाती है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर देखिए कह रहा है मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, विभिन्न जीवों में ग्लूकोज विखंडन के पद पर आधारित है। यहाँ पे अवस्था दिया हुआ है, इधर उत्पाद दिया हुआ है। ठीक है, 76 नंबर का देखिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में किसके उत्पाद के चलते होता है। तो ये आपको इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा। ए का आपको ये हो जाएगा। 2 का देखिए ऑक्सीजन का अभाव पेशी ऊतक कुपेशी कोशिकाओं में। ऑक्सीजन का अभाव पेशी कोशिकाओं में। 2 का क्या हो जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा जल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं के प्रवाह के सही क्रम का चयन करें। तो क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। आपको याद रखना है पहले आ जाएगा कौन सा, तो पहले नंबर पे आ जाएगा पहले नंबर पर देखिए पहले आ जाएगा आपको द्रुमिका। उसके बाद कोशिका का है, तब तंत्रिका अक्ष, उसके बाद तंत्रिका का अंतिम सिरा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 78 नंबर कह रहा है कि दिए गए महासागरों को उनकी विशेषताएं से सही मिलान करना है। यहाँ महासागर दिया हुआ, उसकी विशेषताएं नीचे दिया हुआ, मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर के जो हो जाएगा विशेषताएं, ये हो जाएगा यह सबसे बड़ा और गहरा, इसी में प्रशांत महासागर में फ्रेंड्स मैरियाना गर्त है सबसे गहरा बिंदु। यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो देख लेते हैं आपको ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। याद रखना है ए का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अटलांटिक महासागर क्या हो जाएगा विशेषताएं, तो ये हो जाएगा इसका आकार अंग्रेजी के ए आकार जैसा है और ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, तो बी नंबर का 2 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर का डी हो जाएगा। अटलांटिक का आपको डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है हिंद महासागर की विशेषता है। तो ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है। यह बंद होने के कारण अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए 3 नंबर का आपको बी हो जाएगा। हिंद महासागर सबसे गर्म महासागर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्कटिक महासागर की विशेषताएं क्या है,
तो आपको याद रखना है आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव पर है। इसका सबसे छोटा और सबसे ठंडा बर्फ से ढका है, इसलिए सबसे छोटा है और सबसे ठंडा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको 4 नंबर का हो जाएगा, आपको 4 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इसका ए हो जाएगा, सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है। लास्ट में बात करें फ्रेंड्स आपको दक्षिणी महासागर का, तो इसका क्या हो जाएगा, दक्षिणी महासागर का राइट आंसर हो जाएगा इसे अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, जो अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरे हुए हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दक्षिणी महासागर का हो जाएगा अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है, चारों ओर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तिगत की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, कह रहा है विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तिगत की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 79 का जो हो जाएगा ना, आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विभिन्न भागों में दी गई संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब होता है शिशु रोग विशेष होता है। ठीक है, और फिजिशियन का मतलब होता है फिजिशियन हो गया, और इसको बोलता है ऑर्थोपोडिक सर्जन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि दिए गए आरेख पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 11 ऐसे व्यक्ति है जो शिशु रोग विशेष तथा ऑर्थोपोडिक सर्जन है, लेकिन फिजिशियन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे हो सकता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ छूट गया होगा, मिस प्रिंटिंग होगा। ऐसे क्वेश्चन होगा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ तथा ऑर्थोपोडिक सर्जन है, ठीक है, लेकिन फिजिशियन नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मतलब ए है, ठीक है, ये दोनों है लेकिन ए नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 ऐसे व्यक्ति हैं जो शिशु रोग विशेष तथा ऑर्थोपोडिक सर्जन है, लेकिन फिजिशियन नहीं है, याद रखिएगा। तो ऐसे देखिए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में एरर किया गया है। ठीक है, अगर ये जोड़ने पे राइट आंसर आपको बी हो जाएगा 11। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। देखिए 18 नंबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखना है टुकड़ों को सही बना सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, याद रखिएगा 18 नंबर का हो जाएगा आपको सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 80 नंबर कह रहा है कि विकल्प का चयन कीजिए जो दिखाई देता है और निम्न पारदर्शी पन्ने समस्या चित्र को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समस्या चित्र को बिंदुदार से मोड़ने पर हमें विकल्प डी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, सी में ही डी मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहे हैं यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न युग्मों का HCF 1 होगा। आपको दिया हुआ 3 ऑप्शन बताना है, इसमें से किसका HCF 1 होगा। ठीक है, तो 83 नंबर याद रखिएगा, आपको ऑप्शन ए केवल इसी का, ठीक है, ऑप्शन ए का ही HCF 1 होगा। 101 और 2003 का HCF 1 आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासे पर जाए अंकों का योग एक पूर्ण घन होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, प्रायिकता क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 5/36 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, मैं इसका PDF डाल दूंगा। 85 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्याम 6912, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मादिका पूछ रहा है आपसे इसका, ठीक है। 86 नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 9 इसका मादिका आ जाएगा, ठीक है ना। मादिका क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 87 नंबर चलते हैं, आपसे पूछ रहा है तो एन का मान, ये भी मैथ है, एन का मान पूछ रहा है आपसे 87 नंबर का, आपको 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, भी मैथ है, 88 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। 88 नंबर का आपको √2 + 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे देखिए 89 नंबर का आपसे विचार करना है, ठीक है, ऊपरी में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, माध्य माध्यिका 9:8 और बहुलक माध्यिका है 9.4। तो यहाँ पे 89 नंबर का याद रखिएगा ना, डी हो जाएगा। डी कथन कौन सा है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, साइन ए का मान दिया हुआ है, कॉस बी का मान दिया है, तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो 90 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी मतलब यहाँ फ्रेंड्स केवल 3 सही है, ठीक है, याद रखिए। कूट में आपको ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 ऑप्शन सही है, ठीक है, केवल 3 नंबर सही है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है मैथ कह रहा है 91 नंबर, ठीक है। ए आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, साधारण ब्याज का। तो 91 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2200 और 6200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है मैथ का क्वेश्चन 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई आर की दुगुनी होगी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चल देखिए 93 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, मैथ है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 30% इसका आंसर हो जाएगा। और 94 नंबर पर त्रिभुज की संख्या बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर का, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 त्रिभुज इसमें दिया हुआ है। उसके बाद 95 नंबर रीजनिंग हो गया, परस्पर बदलने जाने पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 95 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो गया, 122 और 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर देखिए रीजनिंग पूछ दिया, ठीक है, रीजनिंग है, 96 का आ जाएगा, आपको 5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 97 का हो जाएगा, ऑप्शन बी 56 आ जाएगा। आगे चलते देखिए यहाँ पे 98 नंबर रीजनिंग है, कोडिंग वाला है, तो 98 नंबर याद रखिएगा, 98 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सी हो जाएगा इसका, ठीक है। पूछ रहा है फीस को इस रूप में लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी कोड 4 में लिखा जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर देखिए, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का रीजनिंग का क्वेश्चन है, 99 नंबर का, आपको पति हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है 100 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी आ जाएगा, 9 घंटे 50 मिनट 53 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा मैथ फ्रेंड्स, मैथ सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं टेलीग्राम में इसका PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मुख्य टेस्ट परीक्षा करवाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर 2 था, ठीक है। 2 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टेस्ट सीरीज इसी चैनल पर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।